ஆபரேஷன் சிந்தூர் பற்றி இன்று நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட உள்ளது. மாநிலங்களவையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் இன்று பதவியேற்கின்றனர். அதன் நேரலையை பார்க்கலாம். மாநிலங்களவை உறுப்பினராக அதிமுகவின் இன்பதுரை பதவியேற்றார். அந்த காட்சிகளை பார்த்தோம். My name at serial number 2A of today's list of business. Dr. L. Murugan. Respected Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2, Class B, in today's list of business pertaining to the Ministry of Parliament Affairs. Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayat Raj, Srimati Geeta Urf Chandraprabha. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज स्थायी समिति की 14वां प्रतिवेदन अंग्रेजी व हिंदी में सभापटल पर रखती हूँ. Announcement. Honorable members, it has been observed that some members are giving physical notices under various parliamentary devices, including raising a matter under 0 hour. In this regard, attention is invited to direction number 56 imparted by the chair, wherein it has been directed that, I quote, under Rule 223 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, Rajya Sabha, submission of physical notices are discontinued forthwith. Hence, members can submit all notices required by the rules, including short notice question, half an hour discussion, and notice for question to private member, and also notices for raising matters with the permission of the chair, 0 hour submission through the digital Sansad portal only. Unquote. The aforementioned direction of the chair has also been published in Rajya Sabha Parliamentary Bulletin Part 2 dated 12th June 2024. Further, Rajya Sabha Parliamentary Bulletin Part 2 number 65481 dated 3rd July 2025 has also categorically reiterated about the mandatory filing of notices through digital Sansad portal only. தொடர்ந்து மக்களவை நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம். सिक्किम ने अपने यहाँ पर जिस तरह से जीरो प्लास्टिक की कॉन्सेप्ट के साथ में काम करना शुरू किया है, से बहुत सारे डेस्टिनेशंस में इस तरह के गुड प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करने का प्रभाव दिखाई देता है. अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज का कुंभ आयोजित हुआ, 66 करोड़ लोग वहाँ गए. लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ, पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सांसदों ने वहाँ का जो है कुंभ में स्नान किया होगा, लेकिन कुंभ में जीरो प्लास्टिक उपयोग किया गया और प्लास्टिक वेस्ट वहाँ कलेक्ट नहीं हुआ. अगर हम सब लोग मिलकर के प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से उसका परिणाम आता है. दूसरा, माननीय सदस्य ने एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात किया कि आने वाले समय में जो है स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता पड़ेगी. जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही और देश के 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ की योजनाओं के कारण से निकल पाए, उसके कारण से भारत में टूरिज्म जो है, डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत तेजी के साथ में बढ़ा है और हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ में और अधिक विस्तार इसमें होगा. उसको लेकर के सारी दुनिया के लोग ये मानते हैं कि जिस गति के साथ में टूरिज्म बढ़ रहा है, उसके पैरी पासों हमको स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता पड़ेगी. भारत सरकार अपने इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से लोगों को, युवाओं को इस कैरियर
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अडेप्ट करने के लिए प्रेरित करती है और उनको ट्रेन करती है। हमने इसको और इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने के लिए दुनिया की जितनी ग्लोबल बड़ी चेन्स है जो भारत में प्रेजेंस है जिनका, उनके साथ में अपने इंस्टीट्यूट्स को पेयर किया है ताकि वो और ज़्यादा इंडस्ट्रियल फ्रेंडली स्किल जो है प्राप्त कर सकें। इसके अलावा बहुत सारे राज्य के विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय भी इसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई भी स्किल की ट्रेनिंग जो है वो डिमांड के सापेक्ष ऑर्गेनिकली उसकी डिमांड के सापेक्ष में ट्रेनिंग फैसिलिटीज बढ़ती है। जैसे जैसे ट्रेनिंग फैसिलिटीज की आवश्यकता बढ़ेगी, मुझे लगता है सरकार के क्षेत्र में राज्य सरकारों के द्वारा और यूनिवर्सिटीज एकेडमिया के द्वारा इसको एड्रेस करने के स्वाभाविक रूप से प्रयास होंगे। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि जिस गति के साथ में भारत में टूरिज्म बढ़ रहा है, आने वाले समय में भारत में टूरिज्म जो है वो एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूटर होगा। और जो है जिस गति के साथ में हम बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में जब भारत की अर्थव्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक जो अपेक्षित है, वहां पहुंचने तक टूरिज्म सेक्टर ग्लोबल रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म जो है उसके अनुरूप 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगी और निश्चित रूप से बड़े संख्या में लोगों को रोजगार उसके माध्यम से मिलेगा। माननीय सदस्य, क्या आप सदन बाधित करना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते चर्चा? मिस्टर गोगोई और आप सब राजनीतिक दल के लोग आए थे, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, फिर आप सदन बाधित कर रहे हैं। आखिर सदन आप क्यों नहीं चलने दे रहे? प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आखिर देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों स्थगित करना चाहते हैं, क्यों आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित बाधा करना चाहते हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आखिर जवाब दो। देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाना चाहते। 10 महत्वपूर्ण मंत्रालयों पे आज चर्चा होने वाली है। शिक्षा, पर्यावरण, वित्त, श्रम, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा होना चाहती है। सदस्यों का समय होता है, आप प्रश्नकाल नहीं करना चाहते। आखिर क्यों प्रश्नकाल स्थगित करा रहे हो आप? क्यों सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियां, पर्चा फेंक रहे हो? ये सदन के अंदर मर्यादा आपकी? देश देखना चाहता है कि आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करते हैं, संसद की मर्यादाओं को गिराते हैं, गरिमा को गिराते हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर विषय नहीं रखना चाहते, प्रश्नकाल पर माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देते आप। ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं फिर आपको आग्रह कर रहा हूं, सदन की मर्यादाओं को बना के रखो। सदन सबका है, देश की 140 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च संस्था है। आप इसी तरीके का आचरण व्यवहार करना चाहते हैं, ये देश देखेगा कि आपने प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई, तख्तियां लहराई, पर्चे फेंके, नारेबाजी करी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। சபாநாயகர் இருக்கையை முற்றுகையிட்டு எதிர்க்கட்சியினர் அமளிகள் ஈடுபட்டனர். அந்த காட்சிகளை பார்த்தோம். அவையின் கண்ணியம் கேள்விக்குறியானது என அவர் தெரிவித்தார். பீகார் வாக்காளர் பட்டியல் உறுப்பினர்கள் திருத்தம் குறித்து அவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர். சபாநாயகர் இருக்கையை முற்றுகையிட்டு எதிர்க்கட்சியினர் அமளிகள் ஈடுபட்டனர். அந்த காட்சிகளை பார்த்தோம். மக்களவையில் மதியம் 12 மணி வரை அவை ஒத்திவைக்கப்படுவதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அவையின் கண்ணியம் கேள்விக்குறியாகிறது என சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா தெரிவித்திருக்கிறார்.
எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் அமளி காரணமாக மக்களவை நண்பகல் 12 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் அமளி காரணமாக மக்களவை நண்பகல் 12 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. மக்களவையின் கண்ணியம் கேள்விக்குறியாவதாக சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறார். எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அமளி காரணமாக மக்களவை நண்பகல் 12 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. मिस्टर गोगोई और आप सब राजनीतिक दल के लोग आए थे, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, फिर आप सदन बाधित कर रहे हैं। आखिर सदन आप क्यों नहीं चलने दे रहे? मिस्टर गोगोई और आप सब राजनीतिक दल के लोग आए थे, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, फिर आप सदन बाधित कर रहे हैं। आखिर सदन आप क्यों नहीं चलने दे रहे? அவையின் கண்ணியத்தை எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கேள்விக்கு உள்ளாக்குகின்றனர் என சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா தெரிவித்திருக்கிறார். எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் அமளியால் மாநிலங்களவையும் நண்பகல் 12 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் அமளி காரணமாக மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை நண்பகல் 12 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. குறிப்பாக மக்களவையில் அவையின் கண்ணியத்தை எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கேள்விக்கு உள்ளாக்கி இருக்கின்றனர் என சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா தெரிவித்திருக்கிறார். எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் அமளி காரணமாக மாநிலங்களவையும் நண்பகல் 12 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அவையின் கண்ணியத்தை எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கேள்விக்கு உள்ளாக்குகின்றனர் என சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா தெரிவித்திருக்கிறார்.